नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालय क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि रसायन के अध्याय 10 जिसका नाम है जैव रसायन। और हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न ब्लूप्रिंट आधारित हैं, जो बोर्ड का पैटर्न है बिल्कुल उसी के आधार पर बनाए हुए हैं। और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी कठिन चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इस चैप्टर को बड़ी आसानी से पढ़िए। और जो भी क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं केवल वही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल सटीक प्रश्न जो हैं तैयार किए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि इस चैप्टर से जो भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे डेढ़ नंबर के प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न डेढ़ नंबर के पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 4 नंबर का इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो वे शर्कराएँ जो जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक सरल शर्करा अणुओं में विभाजित हो जाती हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या है? यानी जब हम किसी शर्करा को जल में घोलें तो वो 2 से 10 तक अलग अलग भागों में विभाजित हो जाए तो वो शर्करा क्या कहलाएगी? ओलिगोसैकेराइड कहलाएगी। और इनका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें सुक्रोज, जिसमें एक अणु ग्लूकोज और दूसरा अणु फ्रैक्टोज का होता है, यानी सुक्रोज क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड है। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं? 1.5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी या 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो 1.5 नंबर के प्रश्न में अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कार्यों की बात करें तो पहला कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के दहन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको पता होगा 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट का दहन है उससे करने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितनी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट शरीर में अंगों के क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करता है, यानी अंगों को क्षतिग्रस्त करने का कार्य भी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। आगे हम बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर के कंकाल का निर्माण करता है। जो हमारे शरीर का जो ढांचा है वो किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। 2 प्रश्न हमने कंप्लीट हो गए। तीसरे प्रश्न की बात करें, पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड एवं ओलिगोसैकेराइड के ऐसे यौगिक जिनके अणुभार उच्च होते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। यानी मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के ऐसे यौगिक जिनके अणुभार उच्च होते हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन एवं जल में अम्लीय होते हैं, अतः इन्हें अशर्करा कहते हैं। जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है। ये क्या है? ये पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। अपने 3 प्रश्न हो गए, तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है, अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण लिखिए। अनिवार्य एमिनो अम्ल क्या है, उदाहरण लिखिए। तो प्रकृति में कुल 20 एमिनो अम्ल ज्ञात हैं, जिनमें से केवल 10 अमीनो अम्लों का जीव जंतुओं में संश्लेषण किया जा सकता है। यानी प्रकृति में कुल कितने अमीनो अम्ल ज्ञात हैं? 20 अमीनो अम्ल ज्ञात हैं, जिनमें से केवल 10 अमीनो अम्लों को जीव जंतुओं से बनाया जा सकता है, जिन्हें अनिवार्य या आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। ये अमीनो अम्ल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आर्जिनिन आदि। इस तरह के 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, प्रोटीन का जैविक महत्व क्या है? प्रोटीन का जैविक महत्व क्या है? तो ये भी 1.5 नंबर का प्रश्न है, तो 3 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे प्रोटीन क्या करता है? यह शरीर की रचना के लिए आवश्यक है। जैसे बाल, नाखून किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दूसरा, प्रोटीन शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है, यानी संक्रमण यानी जो रोग होते हैं, कीट होते हैं, इनसे क्या करता है? सुरक्षा करता है। तीसरी अगर हम बात करें तो प्रोटीन का उपयोग एंजाइम एवं हार्मोन के रूप में भी किया जाता है। यानी शरीर में जो एंजाइम और हार्मोन के रूप में उपयोग होता है वो भी किसका होता है? प्रोटीन का होता है। आगे हम बात करें छठवें प्रश्न पर, एंजाइम के क्या क्या गुणधर्म होते हैं?
एंजाइम के क्या क्या गुणधर्म यानी विशेषताएं होती हैं। तो एंजाइम की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं। दूसरी बात करें इनका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है, यानी जिनका अणुभार होता है वो अधिक होता है। तीसरी में बात करें ये शरीर में उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। तो ये क्या हो गए, एंजाइम के कार्य हो गए। यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं 7वें प्रश्न पर। तो 7वां प्रश्न है लिपिड के क्या जैविक कार्य होते हैं। लिपिड के क्या जैविक कार्य होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर लिपिड के जैविक कार्यों की बात करें तो ये कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दूसरा, ये कोशिकाओं का संरचनात्मक घटक है। तीसरा, शरीर को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो लिपिड है वो क्या करते हैं, शरीर को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है लिपिड क्या है समझाइए। यहाँ आपको लिपिड को परिभाषित करना है। लिपिड क्या है समझाइए। तो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो स्पर्श करने पर चिकने जल में अवलेय एवं अध्रुवीय विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर में विलेय होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। लिपिड शब्द ग्रीक भाषा के लाइपोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वसा होता है। यानी लिपिड क्या है, वसा ही है। वैसे अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जीव जंतुओं की कोशिका में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो स्पर्श करने पर यानी छूने पर चिकने, जल में अवलेय एवं अध्रुवीय विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म एवं ईथर में विलेय होते हैं, लिपिड कहलाते हैं। जैसे लिपिड शब्द ग्रीक भाषा के लाइपो शब्द से बना है, जिसका अर्थ वसा होता है। अगला प्रश्न है रासायनिक परिरक्षकों के क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। रासायनिक परिरक्षकों के क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। तो नंबर फर्स्ट, कम मात्रा में क्रियाशील होना चाहिए। दूसरा, दीर्घकालिक प्रभाव होना चाहिए यानी लंबे समय तक। तीसरा, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कम ना करे, यानी कैसा होना चाहिए रासायनिक परिरक्षक, एक तो उसकी कम मात्रा से काम चल जाए। दूसरा, वो लंबे समय तक प्रभाव डाले। तीसरा, उसकी जो प्रयोग है उससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। आगे हम बात करते हैं अगला और 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो जल में विलेयता के आधार पर विटामिन 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन कौन से, एक तो जल विलेय विटामिन और एक वसा विलेय विटामिन। अगर हम जल विलेय विटामिन की बात करें तो ये विटामिन जल में घुलने पर घुल जाते हैं। इन विटामिनों का शरीर में संग्रहण कम होता है, यानी ये विटामिन शरीर में इकट्ठी नहीं हो पाती, जैसे विटामिन बी और सी। अगले में बात करें वसा विलेय विटामिन। तो ये विटामिन तेलीय पदार्थ होते हैं जो वसा एवं तेल में विलेय होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है परिरक्षक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। परिरक्षक क्या है। परिरक्षक वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बिना विकृति के सुरक्षित बनाए रखते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। परिरक्षक क्या है, वे पदार्थ जो खाने वाले पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परिरक्षक जैसे तेल, नमक, चीनी। रासायनिक परिरक्षक जैसे सिरका, लैक्टिक अम्ल और सोडियम बेंजोएट। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करते हुए प्रकारों के नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करते हुए प्रकारों के नाम लिखिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, बी यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रेट यानी जल के संयोग से मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका रासायनिक सूत्र CxH2O होता है। CxH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। अगला प्रश्न है डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। अगर हम डीएनए और आरएनए में अंतर की बात करें तो डीएनए की बात करें सबसे पहले तो ये केंद्रक गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए वो गुणसूत्रों में पाया जाता है और जो आरएनए वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आगे हम बात करें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए की बात करें इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है और इसकी संरचना एक सूत्री कुंडली होती है, यानी एक सिंगल संरचना इसकी होती है। तो ये हो गया डीएनए और आरएनए में अंतर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है खाद्य रंग क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, खाद्य रंग क्या है। खाद्य रंग की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर एवं रंगीन बनाते हैं खाद्य रंग कहलाते हैं।
वे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को अधिक सुंदर एवं रंगीन बनाते हैं खाद्य रंग कहलाते हैं। ये रंग नुकसानदेह नहीं होते तथा उत्पाद के रंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, यानी ये नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल उत्पाद के रंग को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। यह प्राकृतिक जैसे कैरोटीन, एंथोसाइनिन एवं रासायनिक जैसे टेट्राजीन प्रकार के होते हैं। इन खाद्य रंग दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक। अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो यह एक प्रकार एक का क्षार तथा शर्करा के अणु का संयोजित रूप है, यानी एक क्षार और शर्करा के अणु के संयोजित रूप को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें जैसे एडिनोसिन। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यह एक न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरिक अम्ल का संयोजन है, जैसे एडिनोसिन मोसिन फास्फेट। यानी जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फेट अणु जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक क्षार और एक शर्करा के अणु का संयोजित रूप। तो ये आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अपना अगला प्रश्न है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या अभिप्राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या अभिप्राय है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हम बात करें तो जब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाइयाँ परस्पर फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा संयुक्त तो होकर श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो निर्मित श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। यानी जब न्यूक्लियोटाइड की बहुत सी इकाइयाँ परस्पर फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा संयुक्त होकर श्रृंखला का निर्माण करती हैं तो निर्मित श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। यानी इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जगह कि न्यूक्लिक अम्ल से क्या अभिप्राय है। इन श्रृंखलाओं में दो न्यूक्लियोटाइड परस्पर C5 तथा C3 सिरों द्वारा जुड़ते हैं। इनमें जो दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं वो C3 और C5 सिरों पर जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव रसायन किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और जनरल प्रश्न इस चैप्टर का। जैव रसायन किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन कहलाती है। जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री शब्द कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल न्यूबर्ग ने। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, जैव रसायन कहलाती है। और जैव रसायन शब्द कार्ल न्यूबर्ग ने दिया था। जैव रसायन से जीवों की जैविक संरचना एवं जीवों में जैव अणुओं के महत्व का पता चलता है। इसका महत्व क्या है, जैव रसायन से जीवों की जैविक संरचना एवं जीवों में अणुओं के जैविक महत्व का पता चलता है। तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।